नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। देश की सियासत काफी गर्म है। दिल्ली से वाया बिहार, गुजरात तक अकेले एक शख्स ने सत्तारूढ़ दल यानी कि बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हिला करके रख दिया है। हालांकि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, केंद्र की सरकार ने कोशिश तो की थी एक बड़ा मामला सामने ले आने की, लेकिन वो भी टाई टाई फिस होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस मोदी शाह की इस कोशिश का कांग्रेस ने जिस ढंग से पूरे देश भर में जवाब दिया, वो बहुत दिनों के बाद, अरसे बाद दिखाई दिया। अगर यूं कहूं कि इमरजेंसी के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हुई थी और जब वापसी की तैयारी के दौरान इंदिरा गांधी और संजय गांधी को हवालात तक ले जाने की कोशिश हुई थी, वो गए भी थे। और उसके बाद जिस तरह से पूरा देश और पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने जो हल्ला बोल किया था, लगभग वैसा ही मंजर कल दिखाई दिया। पूरे देश भर में, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जहां पर कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को के समर्थन में कांग्रेसी सड़क पर न उतरे हों। वो कोई बड़ा से बड़ा नेता हो या छोटा से छोटा नेता हो, अब तो जिस ढंग से राहुल गांधी ने कांग्रेस को मजबूत करने का बीड़ा उठाया है और उसके तहत जिला कांग्रेस कमेटियों को, जिला अध्यक्षों को ताकत सौंपने की जो शुरुआत उन्होंने की है, उसका नजारा भी दिखाई दिया कि जिलों में बड़ी तादाद में जिला और महानगर जहां पर हैं, महानगर संगठन की ओर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा राज्य नहीं जहां पर कि कांग्रेसी सड़क पर न दिखाई दिए हो आक्रामक तेवर के साथ। लेकिन इसके ठीक उलट केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी ने जिस नवजीवन, नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के, उसकी कंपनी को लेकर के जो ईडी ने के मार्फत केस चार्जशीट दर्ज करवाया, उसके विरोध में पूरे के पूरे कांग्रेसी ऊपर से नीचे तक सड़कों पर उतरे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उनके अंदर क्या चल रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। दिल्ली से वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद दिल्ली से वो गुजरात जाते हैं। गुजरात में वो कार्यकर्ताओं की बैठक करते हैं, पदाधिकारियों की बैठक करते हैं, जिला अध्यक्षों को संबोधित करते हैं और सीधे सीधे उन्हें एक लाइन में ये समझा देते हैं कि अब कोई अहमदाबाद से थोपा नहीं जाएगा। जो करना है आपको करना है, आपके हाथ मजबूत किए जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आपके कार्यक्रम की, आपकी कार्यविधि की, आपके कार्यशैली की निगरानी भी होगी। अब वो दिन गए जब आप बैठ करके टाइम पास करेंगे और कांग्रेस उसको देखती रहेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
2 दिनों तक राहुल गांधी ने गुजरात में बैठ करके और गुजरातियों को जिस ढंग से टटोलने से लेकर के उनका माइंड वॉश करने तक की जो कोशिश की है, उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस भी उसकी मातृभूमि गुजरात है। आप लोगों ने ही, इस गुजरात ने ही कांग्रेस को, इस देश को महात्मा गांधी दिए। गुजरात ने ही इस देश को, कांग्रेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए। और इसी गुजरात ने मुस्कुराते हुए राहुल गांधी जब कहते हैं कि अंबानी अडानी भी दिए और मोदी शाह भी दिए। अब इस देश में दो ही पार्टियां हैं जो कि विचारधारा के आधार पर चलती हैं, और इन्हीं 2 पार्टियों के बीच में संघर्ष है। एक है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और दूसरी है कांग्रेस। ये बात आपको समझना होगा, क्योंकि पिछले 2002 से लेकर के और आज तक गुजरात में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, वो आप भी भुगत रहे हैं, यानी गुजरात की जनता भी भुगत रही है। ये गुजरात की जनता पर, उसके आगे उनकी नस दबाने का काम था। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि 2002 से लेकर के 2025 तक जो कुछ भी गुजरात में घटा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी का सत्ता पर काबिज होना, मुख्यमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बन करके एक एंटी मुस्लिम मुहिम गुजरात से ही शुरू हुई। वो गुजरात का दंगा, वो नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी उसको बिसराने की कोशिश करें, सत्ता में रहते हुए उस फाइल को दबा दें, ठंडे बस्ते में डाल दें या गायब करा दें, लेकिन वो उनका पिंड छोड़ने वाला नहीं है, वो उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी जुबान से उस घटना का अभी तक कोई जिक्र नहीं किया है। वो बेगारी की बात करते हैं, वो महंगाई की बात करते हैं, वो अडानी अंबानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ मुफ्त कौड़ी के भाव देने की बात करते हैं। आम जनता किस तरह से पिस रही है इसकी बात करते हैं, और इससे कैसे निजात पाया जाएगा उस दिशा में बड़े ही आक्रामक तेवर के साथ उन्होंने अब अपनी सियासत को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। गुजरात को लेकर के संसद में वो चैलेंज दे चुके हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कि 2027 वो जीत के रहेंगे, और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कहा ये बताया ये जा रहा है गुजरात के लोगों के द्वारा, जो लोग अभी गुजरात एआईसीसी की बैठक में गए थे, वहां से एक कांग्रेस प्रवक्ता से कल मैंने उस ईडी के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में जो बातचीत की, उन्होंने, संजीव सिंह जी ने काफी कुछ बताया। गुजरात में वो 2-3 जिलों में घूमे। संजीव सिंह भी ये बता रहे थे कि गुजरात परेशान है, बेहाल है, फटे हाल है, और वहां के लोग परिवर्तन चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और जिस ढंग से राहुल गांधी ने अपनी शुरुआत की है चुनाव तैयारियों की,
गुजरात को लेकर के लगता ही नहीं है कि अब इन 2 सालों में कुछ कोर कसर रख छोड़ेंगे। अब 2022 नहीं, 2017 को भी छोड़ दीजिए, पीछे छोड़ देना है, उसे भुला देना है। वो 99 और 77 का खेल अब की बार नहीं होना है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आएंगे राहुल गांधी, ऐसा इसी बिसात पर उनकी सारा खेल चल रहा है। इधर अगर बिहार की बात करें तो गुजरात रवाना होने के पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिहार चुनाव को लेकर के महागठबंधन की बैठक हुई। हालांकि उस बैठक में केवल राजद और कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, लेकिन वहां भी तेजस्वी यादव की एक नहीं चली। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम आया तो राहुल गांधी ने वहां भी 2 टूक कह दिया कि हम उनकी भी 2 शर्तें हैं, उन शर्तों को मान लिया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बात हो जाएगी। दरअसल वो 2 जो शर्तें हैं, राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार को लॉन्च कर चुके हैं और एआईसीसी की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में पप्पू यादव को बुला करके भी उन्होंने तेजस्वी यादव को एक मैसेज दे दिया है। यानी अब राजद तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और आगे की जो कुछ भी बात होगी वो भी उस बैठक में तय हो गया था कि अब आपसे कृष्णा अल्लावरू बात करेंगे, राजेश राम बात करेंगे। आज जब बिहार में पटना में महागठबंधन की सभी घटक दलों की बैठक हुई, उसमें भी काफी कुछ चीजें छन करके आई हैं, जिसके अनुसार जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी जिलाध्यक्षों को मजबूत कर रहे हैं, बिहार में महागठबंधन में शामिल सभी घटक दलों की, उनके जिलाध्यक्षों की एक बैठक होने जा रही है। उस बैठक में उस तमाम सारी बारीकियों को उनसे अवगत कराया जाएगा और उन्हें स्पष्ट निर्देश होगा कि एकजुट होकर के काम करना है। उसमें राजद भी होगा, कांग्रेस भी होगी, वीआईपी भी होगी और वाम दल भी होंगे। एक समन्वय समिति भी बनेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनेगी और वो मिलजुल करके, वो चाहे जिलाध्यक्षों की बैठक हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, उसको लीड करेंगे घटक दलों के जो शीर्षस्थ नेता होंगे, वो वही सारी रणनीति तय होगी, कैसे क्या करना है। जहां तक सीटों का सवाल है, मुख्य चीजें कांग्रेस की तरफ से तेजस्वी यादव को बता दी गई हैं कि पहले आप ये देख लीजिए कि हम, जैसे आप कहते हैं कि पिछली बार 2020 का फार्मूला अगर आप लागू करना चाहते हैं, 2022 का फार्मूला लागू करना चाहते हैं, तो 2020 में ठीक है कि 70 में से 19 सीट कांग्रेस को मिली थी जीत, और इसके अलावा करीब 20-21 जगह पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस थी। तो अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस को कौन कौन सी सीट मिलनी चाहिए।
आपकी निगाह में? हमने तो अपना तय कर लिया है। यानी एक तरह से कहा जाए कि अब की बार जो बार बार पहले से कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार को भेज करके जो माहौल बनाया गया, और खुद राहुल गांधी तीन तीन बार बिहार जाकर के जो उन्होंने खेल किया है, अब बिहार में कांग्रेस राजद की बी टीम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय दल के रूप में अपने आप को राजद के सामने रख करके तब महागठबंधन में अब बात करने की हैसियत में आ गई है। और यहां तक कहा जा रहा है कि अगर राजद कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई कदम पीछे नहीं हटाए हैं, लेकिन वो अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करने जा रही है, इस पर अगर राजद को, तेजस्वी यादव को कोई गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तेजस्वी यादव पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव को आधार बना करके सीट बंटवारा चाहते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ठीक है, पिछले विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों को भी देख लिया जाए। इन दोनों को देखते हुए ही सीट शेयरिंग होगी। लोकसभा चुनाव में राजद कहां था, कांग्रेस कहां थी। विधानसभा चुनाव पिछला और लोकसभा चुनाव, इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए कौन कहां था, कैसे था, तब जो है वो आगे की बात होगी। यानी एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए ये झटका भी है। ठीक बात है कि तेजस्वी यादव काफी मैच्योर हो चुके हैं, चेहरे से ये कांग्रेस की तलखी उनको नागवार भले गुजरी हो, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। धीर गंभीर चेहरा बना करके वो मीडिया को जवाब भी दे जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल दिमाग में बार बार कौन तो रहा होगा, चाहे वो कन्हैया कुमार का नाम हो, चाहे वो पप्पू यादव का नाम हो। आज जो बैठक हुई उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह नहीं थे, पूर्व अध्यक्ष के नाते वो भी नहीं थे, पूरी नई कांग्रेस थी वहां। यानी बिहार में भी अब कोई समझौता नहीं, समझौता इन द सेंस अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं। हम आपके साथ हैं, रहेंगे, लेकिन हमारी अपनी शर्तों पर रहेंगे, आपकी शर्तों पर नहीं, आपके दिशा निर्देश पर नहीं। यानी राहुल गांधी ने अब सोच लिया है कि अब और कुछ नहीं, सीधी सीधी बात होगी, अपने संगठन को मजबूत करना है और गठबंधन में रहते हुए अपनी हमारा जो स्टेटस है उसके अनुसार आपसे बातचीत होगी, सीट शेयरिंग होगी। हम कहीं झुकने वाले नहीं हैं। ये दोनों ही प्रदेशों में जो स्थितियां बन रही हैं उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करें तो क्या। इतना बड़ा एजेंडा सामने लेकर के आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश की कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों का हेर फेर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया, न मनी का पता ही नहीं और लॉन्ड्रिंग भी हो गई। यानी इन दो जगहों से झटका। और तीसरी बात
आज की ज्वलंत सुप्रीम कोर्ट से भी इनको झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल पर सुनवाई करते हुए बाकायदे आज फौरी तौर पर कुछ जो फैसले दिए हैं, वो फैसले बहुत उनके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत झटका देने वाले हैं। कई चीजों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार ने जब उनसे वक्त मांगा तो उन्हें 7 दिन की मोहलत दी गई है और 7 दिन के बाद जब वो अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उसके बाद जिन लोगों ने याचिका दायर की है उन्हें 5 दिन का मौका मिलेगा। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने देश के मुस्लिम समाज को बड़ी राहत प्रदान की है, यानी यहां भी उनको झटका लगा है। सियासत में चारों तरफ से अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और यहां अब वो लाल आंखें, वो 56 इंच वो दिखाई नहीं दे रहा है। जुबान तो ट्रंप ने पहले ही से सिल दी है। बाकी पड़ोसी देशों की हालत आप देख ही सकते हैं कि हर कोई आंख दिखा रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। हर छोटे छोटे देश भी, उनसे भी हमारे संबंध इतने बिगड़ गए हैं कि वो हमको लाल आंखें दिखाने लगे हैं। और साहब हैं कि विपक्ष को जेल में भेज दो, फर्जी मुकदमे में फंसा दो और चारों तरफ अपनी ट्रोल इंडिया के माध्यम से वो ट्रोल इंडिया चाहे बीजेपी का आईटी सेल हो या मेन मीडिया हो, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके माध्यम से वो चाहे जितना भी प्रचार प्रसार कर ले, विपक्ष को गलत साबित करने के लिए, भ्रष्ट साबित करने के लिए कुछ भी कर ले वो, लेकिन आम जनमानस के भीतर हाल के दिनों में बड़ी तेजी के साथ हालात बदल गए हैं, छवि बदल रही है, तेजी से बदल रही है। और यही कारण है कि आनंद फानंद में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक फर्जी केस बना करके लाद दिया गया और उसका इतना प्रोपेगेंडा किया गया मानो इनसे बड़ा राहुल, सोनिया, इनसे बड़ा कोई बेईमान है ही नहीं है देश में। मैंने कल भी कहा था कि वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसे मिले, चंदा, जिनकी बदौलत आपने देश भर में, चाहे वो आरएसएस के कार्यालय हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो, हर जगह 5 सितारा 7 स्टार, कहां से पैसे ही आ गए इतने आपके पास? किसने दे दिए? अचानक से इतना सारा धन ईमानदारी से तो नहीं आ सकता। दूसरे का बैंक खाता सीज करवा दीजिए, फ्रीज करवा दीजिए और उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दीजिए और अपने जो कुछ भी होता है उसको हजम करते चले जाइए। दरअसल सबसे बड़ी
चिंता की बात यह है कि राहुल गांधी ने लक्ष्य बनाया है गुजरात को साधने का। उस गुजरात को, जिस गुजरात ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, और वहीं अब इसका उल्टा करने की कोशिश में राहुल गांधी लगे हैं कि उन्हें अर्श से फर्श पर फिर ले आया जाए। और जो भी गड़बड़ियां हो, अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। आप उन्हें धमकाने की कोशिश, डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको उसी लहजे में चेतावनी भी दे रहे हैं। डरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। जब वो दूसरों को बताते हैं कि डरो मत, डराओ मत, तो डरना तो यहां है नहीं। कुल मिलाकर के अब बिहार में जो नीतीश कुमार की स्थिति है, जेडीयू की जो स्थिति है, जो स्थिति जीतन राम मांझी की है, चिराग पासवान की है, उन सब ने भी अब अंतर्मन से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है, ठंडे दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता अभी, लेकिन जो भी होगा संभव है कि परिणाम गुजरात लॉबी के मनोनुकूल तो नहीं होने वाला है। आपने ध्रुवीकरण के लिए, पूरे देश में ध्रुवीकरण के लिए वक्त बिल लेकर के आए आप, वहां भी आपको झटका मिला है सुप्रीम कोर्ट से, फौरी तौर पर ही, प्रारंभिक तौर पर ही सही। अभी कोई फैसला नहीं आया है, अंतरिम फैसला ही दिया है, लेकिन एक झटका तो लगा ही है। और राहुल गांधी गुजरात में और बिहार में जो कर रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाला है, जिसके चलते प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पेशानी पर बल आ गए हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है अभी फिलहाल कि वो आगे करें क्या। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। आप वीडियो देखें, पूरा देखें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।